बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो गाइस, लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था रिस्पांस ऑफ सिंगल डिग्री फ्रीडम सिस्टम टू हार्मोनिक लोडिंग। सो सबसे पहले मैं आपको दोबारा से क्विक रिवीजन दे देता हूँ कि सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम क्या है। ठीक है जी। मास टी इलास्टिसिटी आइडियलाइज्ड बाय अ सिंगल स्प्रिंग और ओनली वन नेचुरल फ्रीक्वेंसी। सो अब इस केस में हमने क्या किया था जी कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमने ये मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव की थी। सो बेसिकली क्या है कि जो भी इक्वेशन ऑफ मोशन है उसके यहाँ पे दो पैरामीटर्स हैं, एक मास इनटू एक्सेलरेशन दैट इज इनर्शियल फोर्स एंड द सेकंड इज stiffness multiplied by displacement of spring, that is spring resistive force. So both forces are to resist the motion of mass. ठीक है जी। ये जो इनिशियली अप्लाइड फोर्स है ये उसको स्टार्ट में क्या करती हैं, रेजिस्ट करती हैं। सो अल्टीमेटली जब फोर्स रिमूव हो जाती है, मतलब उसके बाद फ्री वाइब्रेशन है, तो वाइब्रेशन में इनर्शियल फोर्स की डायरेक्शन चेंज होती है। तो जैसे ही इनर्शियल फोर्स की डायरेक्शन चेंज होती है तो सेम उसी केस में आपकी जो स्प्रिंग की रेजिस्टेंस है, स्प्रिंग की जो फोर्स है वो भी साइमल्टेनियसली कंप्रेशन से टेंशन में चेंज होती है। सो दैट्स वाई ये आपकी इनर्शियल फोर्स और स्प्रिंग की रेजिस्टेंस फोर्स एक ही इक्वेशन के एक ही साइड पे आती है। ठीक है जी, सिंपल। सो ये हमने इक्वेशन के बाद अगर आपका है रोटेशनल मोशन है तो उसके लिए ये इक्वेशन बन जाएगी। सो ये डिफरेंट तरीके हैं इसके प्रूव करने के, ये आप देख सकते हैं, इजी है। सो डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन कुछ इस टाइप का होता है। सो ये हमने लास्ट टाइम किया था जी, तो इससे हमने करके इसका सारा प्रूफ जो है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो अल्टीमेट जो फाइनल सॉल्यूशन निकलता है हमारे पास, दैट इज दिस। सो इफ आई हाईलाइट दिस, ओके, सो दिस इज आवर अल्टीमेट सॉल्यूशन। सो इसको हमने लास्ट टाइम प्लॉट करके भी देखा था। ठीक है जी। सो आप देख सकते हैं कि कॉज और साइन का फंक्शन है और बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो कांस्टेंट हैं, जैसे एक्स नॉट डॉट ओमेगा एन, दीज आर ऑल कांस्टेंट। सो टी वेरी करते जाएंगे तो कॉज और साइन का फंक्शन है, तो ये आपका हार्मोनिक मोशन ये आपका एक पीरियाडिक फंक्शन बनता जाएगा बस। सो हर एक मतलब टाइम पीरियड के बाद ये सारा जो है वाइब्रेशन अपने आप को ये रिपीट करती जाएगी लाइक दिस। टाइम पीरियड के बाद आपका फिर रिपीट हो रहा है। सो देन आ जाता है फ्री सिंगल वाइब्रेशन प्लस विस्कस डैम्पिंग। अब C क्या है, डैम्पिंग कांस्टेंट और कोएफिशिएंट। सो ये क्विक रिव्यू करवा रहा हूँ आपको। सो डैम्पिंग और आपकी स्प्रिंग की जो फोर्स है दैट विल ऑल
resist to the motion of mass. So जो आपकी इनिशियल इनर्शियल फोर्स है वो भी सेम डायरेक्शन में होगी. सो ये आपकी सारी इक्वेशन के एक तरफ आ जाएंगी. सो मोशन किसकी वजह से कंटिन्यू हुई? इनिशियल जो अप्लाइड फोर्स है. बाकी ऑल दीज फोर्सेस आर टू जो बेसिकली मोशन को कंटिन्यू रखती है, दैट इज योर इनर्शियल एंड स्प्रिंग रेजिस्टिव फोर्स. So if the solution is assumed to be taken form, ठीक है जी. So इस फॉर्म में हमारा सोल्यूशन आया. करते करते आप देख सकते हैं जी कि जो इसकी फाइनल सॉल्यूशन की फॉर्म बनी. फिर हमने एक नया क्रिटिकल डैम्पिंग कि अगर जो रेडिकल पार्ट है, मतलब रेडिकल पार्ट इसको कहते हैं जो प्लस माइनस के बाद आता है. ठीक है जी. सो प्लस माइनस के बाद जो ये पार्ट है, सो ये पार्ट बेसिकली डैम्पिंग के बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है. कि अगर आप इस पार्ट को ज़ीरो कर दें तो आपके पास क्रिटिकल डैम्पिंग की वैल्यू निकल आती है. और इससे आप डैम्पिंग रेशो के जो एक्चुअल डैम्पिंग है स्ट्रक्चर की और क्रिटिकल डैम्पिंग दोनों की रेशो आप निकाल लेते हैं, दैट इज साई. और आप उसको फार्मूला में रिप्लेस कर लेते हैं और आपके पास ये बन जाता है. इसके बाद आपने ये आपके पास अब एक सॉल्यूशन बन गया. सो ये जो आपका सॉल्यूशन है ये सिंगल डिग्री फ्रीडम, फ्री वाइब्रेशन, विस्कस डैम्पिंग के अगेंस्ट इसका ये जनरल सॉल्यूशन है. अब इसके आगे तीन केस आ जाते हैं कि अगर साई कम है, ठीक है, तो ये लेस देन 1 है तो ये अंडर डैम्प्ड है. तो साई स्केयर -1 क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा. सो इसका ये मतलब नहीं है कि हमने फार्मूले में यहाँ पे कोई नेगेटिव साइन लगा देना एक्स्ट्रा, नहीं, फार्मूला यही रहेगा. सिर्फ हम क्या करेंगे, साई स्केयर -1 के बजाय अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साई स्केयर कर दिया तो -1 कॉमन आ गया. तो -1 क्या होता है? आयोटा स्केयर, आयोटा बाहर आ जाएगा. बस इक्वेशन को नहीं छेड़ना आपने. साई स्केयर -1 नेगेटिव होगा, बट यहाँ पे डजंट मीन के हमने इसका साइन ही चेंज कर देना इधर, नहीं. साई स्केयर -1 है तो इस फार्मूले के अंदर साई स्केयर -1 ही होना चाहिए. तो अगर आप इसको 1 माइनस साई की फॉर्म में, साई स्केयर की फॉर्म में लिखेंगे तो डेफिनेटली आपको आयोटा बाहर निकालना पड़ेगा. तो ये क्वेश्चन भी किसी ने पूछा था, ठीक है, तो मैं उसको ज़रा क्लैरिफाई कर दूं. ठीक है जी. एक स्टूडेंट ने शायद ये क्वेश्चन पूछा था कि अगर ये नेगेटिव है तो इस तरह पुट कर देते हो, आयोटा क्यों बाहर आया. ठीक है जी. सो वट एवर जो भी था. अब आ जाता है आपका पहला केस, अंडर डैम्प्ड है. अब अंडर डैम्प्ड के केस में अब यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं रिमाइंड करा दूं. यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे अगर मैं लिखूं और आपको शायद ये विजिबल भी हो कि e की पावर आयोटा x इज इक्वल टू cos ऑफ x प्लस आयोटा साइन ऑफ
एक्स। सो लेट मी सेव एंड लेट मी सी कि ये आपको शायद नज़र आ रहा है। हाँ, ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये आपकी स्क्रीन पे। सो दैट इज़ गुड। सो ये एक फार्मूला है। तो जब आप इस फार्मूले के तहत आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो e की पावर वाला ये जो फंक्शन है ये साइन और कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है जी। सो ये वाला फंक्शन जो है वो आपका साइन और कॉस में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखें आपके पास कॉस ऑफ दिस प्लस आयोटा साइन ऑफ दिस, और ये जो फंक्शंस है ये आपके वो उसके साथ वेरी कर रहे हैं, ठीक है जी। सो ये आपने याद रख लेना है। और बाकी ये आ गया आपके पास इसका सॉल्यूशन। सो ये आपने समझ लेना कि ये इसकी जो बैकग्राउंड है वो ये है, ई की पावर आयोटा एक्स जो भी है आपकी, वो इसमें साइन और कॉस में कैसे कन्वर्ट होती है। इससे कॉस और साइन को भी आप ई की पावर एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है जी, आयोटा एक्स फॉर्म में। सो ये हमारे पास आ गया जी पहला सॉल्यूशन। सो C1 और C2 आपने फाइंड कर लिए, तो आपके पास अंडर डैम्प्ड फ्री सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम की वाइब्रेशन का ये आपके पास अल्टीमेटली सॉल्यूशन आ गया। सो इतना पार्ट आपने देख लिया जी। सो दिस रिप्रेजेंट डिकेइंग हार्मोनिक मोशन विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दिस also known as damped natural frequency. The factor e पावर यानी कि ये वाला जो आपका फंक्शन है e पावर माइनस आई ओमेगा एन टी काजेज द एक्सपोनेंशियल डिके, बिकॉज ये जो पावर, ये जो पोर्शन है आपका, ये आपका एक्सपोनेंशियल डिके काज करता है, क्योंकि ये आपके इसके अंदर जितने भी वेरिएबल हैं वो सिर्फ t है, और t किसका फंक्शन है, कॉस और साइन का। तो साइन और कॉस तो अनलिमिटेडली क्या चलते रहते हैं, ठीक है। वो तो ग्राफ आपका इस तरह चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। सो क्या चीज़ है जो डिके प्रोड्यूस करेगी, वो है आपकी e पावर माइनस आई ओमेगा एन टी। सो लास्ट टाइम ये आपको पढ़ा चुका हूँ मैं, तो होप्स हो कि इस दफ़ा आपको थोड़ी बेहतर समझ आ रही होगी। तो अगर आप डिकेइंग फंक्शन को प्लॉट करें, दैट इज दिस, तो ये देखें आपका डिकेइंग फंक्शन आपका यही निकल के आ रहा है, ठीक है जी। तो अब क्या है, एम्पलीट्यूड टाइम टू टाइम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एक ऑसिलेशन के दौरान ही आपका क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड डिक्रीज होना शुरू हो गया। अगर आप इसी ऐसी एक वन ऑसिलेशन इसको अगर आप कंसीडर करें तो आप देख सकते हैं ये पहला एम्पलीट्यूड हायर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है और दूसरा जो उसका पीक एम्पलीट्यूड है वो पहले पीक एम्पलीट्यूड की निस्बत कम है। तो इस तरह ये क्या है रहा है, डिके हो रहा है। सो ये बेसिकली इक्वेशन की जो है वो बड़ी डिफरेंट फॉर्म्स ये क्रिएट की हैं। तो आप इतना डिटेल में ना जाएं, ठीक है। आपको जहाँ तक ये समझ आता है ना कि ये सॉल्यूशन निकल है, आप बस यहाँ तक स्टॉप कर दें, ठीक है। अब इसको फर्दर सिंपलीफाई करने के चक्कर में ना आप थोड़ा और कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। ये तो इसको रहने दें।
अब आ जाता है क्रिटिकल केस। सो क्रिटिकल केस में क्या आ जाएगा आपका सी सी इक्वल टू सी, तो आपका दोनों रूट सेम बन जाएंगे, तो अल्टीमेटली आपके पास ये एक सोल्यूशन निकल आएगा। और इनिशियल कंडीशन आपको पता कि जो इक्वेशन, जैसे ये इक्वेशन है ना, इसी का डेरिवेटिव ले लें, तो x की जगह x नॉट पुट कर दें, t की जगह 0 पुट कर दें, ये पहली कंडीशन आ गई। और दूसरी कंडीशन क्या है, इसका डेरिवेटिव ले लें तो ये आ जाएगा x नॉट आ जाएगा, x नॉट ऑफ t आ जाएगा। उसमें x ये इधर ये वाली वैल्यू पुट कर दें और t जहाँ भी आएगा वहाँ पे 0 पुट कर दें, तो आपके पास कांस्टेंट निकल आएंगे। सो हर जो C1 C2 आपने जिस भी इक्वेशन से निकालना है आपने यही तरीका करना है। एक दफ़ा इसमें डाल देना आपने t0, तो ये x नॉट हो जाएगा। दूसरी दफ़ा इसका डेरिवेटिव लेके इसमें t0 डाल देना है और ये x नॉट डॉट हो जाएगा। ठीक है जी, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी और ये इनिशियल डिस्प्लेसमेंट हो गया। सो सिंगल डॉट मीन वेलोसिटी, डबल डॉट मीन एक्सेलरेशन, और विदाउट डॉट क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट है। सो ये फिर आपका सॉल्यूशन बन गया जी आपका। तो अगर आप इस सॉल्यूशन को भी प्लॉट करके देखते हैं तो यू विल नोटिस कि आफ्टर अ सिंगल ऑसिलेशन मोशन क्या है वापस, तो मतलब सिंगल ऑसिलेशन को अगर आप ये अगर सिंगल पूरी वाइब्रेशन को काउंट करते हो, सिंगल नहीं बल्कि पीक पे पहुंचने के बाद वो ओनली, इसमें आप सिर्फ वन टाइम इसको पीक पे जाता देखेंगे, उसके बाद ये डिके हो जाएगा। सो आपकी क्रिटिकल के केस में ओनली वन पीक शो होगी। सो एज टी इज persistent find the exponential term diminishes towards 0 and depicts a periodic motion। सो ये जो आपका एक्सपोनेंशियल डिके फॉर्म है ये अप्रोचेस टू 0 हो जाता है। सो दिस इज ए पीरियोडिक। ए पीरियोडिक मीन ये अपने आप को रिपीट नहीं करता। एट टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट ये क्या होगा, अपनी पहली पोजीशन जो है वो उसको अटेन कर लेगा। मतलब अगर सपोज मोशन यहाँ से स्टार्ट हुई है तो कहीं जाके आके सीधा एक ही बस चक्कर में यहाँ पे 0 पे आ जाएगी ये एट टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। आल तो थ्योरेटिकल टाइम जो होता है वो इनफाइनाइट नहीं होता, सॉरी प्रैक्टिकली क्या है कुछ देर बाद आपकी बिल्डिंग जो है वो रेस्ट में आ जाती है। इसी तरह अगर आपका साई ग्रेटर देन 1 है, कोई पार्टिकुलरली डैम्प्ड सिस्टम है आपका, या आपने डैम्पर्स इंस्टॉल किए हैं किसी स्ट्रक्चर में, तो या ओवरली डैम्प्ड है, तो उसके जो दोनों रूट्स निकलते हैं, अब साई स्क्वायर -1 क्या होगा, पॉजिटिव होगा तो आयोटा बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है और 1 माइनस साई स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है। सो हमारे रूट उसी तरह रहेंगे और रियल और नेगेटिव रहेंगे। तो अब जो सॉल्यूशन बनता है आपका वो ये बनता है, और C1 और C2 की वैल्यू आपने उसी तरह निकाल देनी है। कैसे, इसमें जहाँ जहाँ t है आप वहाँ पे 0 पुट कर दें, e की पावर 0 1 हो जाएगा C1 प्लस C2। सो C1 प्लस C2 क्या हो जाएगा आपका x नॉट हो जाएगा। इसी तरह इसी का डेरिवेटिव ले लें, इसका डेरिवेटिव ले लें, तो उसमें क्या कर दें, उसके डेरिवेटिव में t इक्वल टू 0 पुट कर दें तो आपके पास C1 और C2 की एक और इक्वेशन आ जाएगी। उन दोनों इक्वेशन से आप C1 और C2 निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका क्रिटिकली डैम्प्ड है वो पहली दफ़ा पीक पे गया, इसके बाद डिके होता होता क्या हो गया, 0 पे आ गया। जो आपका अंडर डैम्प्ड फंक्शन है ये वाला, जो आपका अंडर डैम्प्ड फंक्शन है
डॉटेड में आप देख सकते हैं ये इसने वन ऑसिलेशन पूरी की, ग्रेजुअल डिके हुआ, सो ये पीरियाडिक फंक्शन है आपका। ये जो अंडर डैम्प्ड है एट फाई इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि इसमें कोई डैम्पिंग नहीं है, ठीक है। ये अंडर डैम्प्ड के बजाय अनडैम्प्ड होना चाहिए था, ठीक है, अनडैम्प्ड है ये जो फुल सॉलिड लाइन में आ रहा है आपका। तो आप देख सकते हैं कि ये इसके एम्पलीट्यूड में कोई डिक्रीज़ नहीं हो रहा। सो ये बिहेवियर आपने अंडरस्टैंड कर लेना है। अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, वो है रिस्पांस टू नॉन पीरियाडिक फंक्शंस, सो जनरल फोर्सिंग फंक्शंस। सो यहाँ पे हम आए थे कि हमारा आता सबसे पहले रेस्पॉन्स ऑफ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम टू हार्मोनिक लोडिंग। तो हार्मोनिक एक्साइटेशन में क्या होता है कि ये फंक्शन कुछ इस तरह का होगा, या तो ई की पावर में होगा या कॉज और साइन की फॉर्म में होगा। सो एफ नॉट जो है वो एम्पलीट्यूड है, ओमेगा द फ्रीक्वेंसी एंड फाई द फेज एंगल। सो एफ नॉट मीन amplitude. So amplitude is called the maximum displacement, or in this case maximum value of force जो आप obtain कर सकते हो, ठीक है जी। So अब इस केस में क्या होगा कि अब आपकी ये इक्वेशन इक्वल टू 0 नहीं होगी, इस केस में एफ ऑफ टी आ जाएगा। सो इक्वेशन आपकी जो है वो नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। एक इसका होमोजीनियस सोल्यूशन होगा, दूसरा इसका पार्टिकुलर सोल्यूशन होगा। अब जो होमोजीनियस सोल्यूशन है आपका वो डेफिनेटली इसी फॉर्म में आएगा आपका, ठीक है, जैसे हमने पीछे इक्वेशन सॉल्व की थी। सो जो आपका पार्टिकुलर है सॉल्यूशन वो टोटली डिपेंड किस पे कर रहा है, फोर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो फोर्स क्या था, कॉज ऑफ ओमेगा टी का फंक्शन था। तो जो आपका पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है वो भी कॉज ऑफ ओमेगा टी का फंक्शन होगा, ठीक है। जैसे हम देखें ना यहाँ पे, जो हमने फोर्सिंग का फंक्शन कंसीडर किया है दैट इज फंक्शन ऑफ कॉज ओमेगा टी। तो इसका जो पार्टिकुलर सॉल्यूशन आएगा वो भी कॉज ओमेगा टी की फॉर्म में आएगा, ठीक है जी। सो आपने क्या करना है, इस x का आगे डबल डेरिवेटिव ले लेना है। तो m के साथ डबल डेरिवेटिव पुट कर दें, प्लस k के साथ आप ये बगैर डेरिवेटिव के ओरिजिनल ये वाले वैल्यू पुट कर दें, एफ नॉट कॉज ओमेगा टी इसी तरह रहेगा। कॉज ओमेगा टी कॉमन आगे कैंसिल हो जाएगा, आपके पास एक्स आपके पास ये निकल आएगा। तो टोटल सोल्यूशन आपके पास ये आ जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, इनिशियल कंडीशन इस इक्वेशन पे आप अप्लाई करनी। अब ये आपके पास इक्वेशन आ गई, इस इक्वेशन का क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, उसमें ये वाली इनिशियल कंडीशन अप्लाई करनी है, और जो ये इक्वेशन है उसमें ये वाली कंडीशन अप्लाई करनी है कि t 0 कर देना है आपने, ठीक है, और ये आपने पुट कर देना है। तो आपके पास C1 C2 निकल आएंगे और आपके पास ये अल्टीमेटली ये एक सॉल्यूशन निकल आता है। सो ये बेसिकली क्या है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये अनडैम्प्ड सॉल्यूशन है इसका। सो यहाँ पे एक फैक्टर जो इंट्रोड्यूस कराया गया है, सो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब आएगा आपका, जब ये वैल्यूज आपकी क्या हो जाएंगी, इक्वल टू, जब आपका ये साइन कॉज क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। सो इन दैट केस क्या रह जाएंगे आपके पास, जो फंक्शन रह जाएगा, सो डेल्टा स्टेटिक एफ नॉट ओवर के। सो अगर आपको याद हो
एफ इज इक्वल टू के इंटू एक्स, स्टिफनेस इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फिर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू एफ ओवर एक्स। सो डेल्टा स्टैटिक्स, ठीक है जी। तो स्टैटिक फोर्स क्या है, जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है इसका, ठीक है जी। तो अगर मैक्सिमम उतनी फोर्स आपकी स्टैटिक लगती तो उसका ये स्टैटिक्स जो है आपका आ जाता है। सो स्टैटिक डिस्प्लेसमेंट और ये जो डायनामिक डिस्प्लेसमेंट की जो रेशियो है, दिस इज कॉल्ड एम्प्लीफिकेशन फैक्टर और एम्प्लीफिकेशन रेशियो। सो यहां पे आप देख सकते हैं कि इसमें एक फैक्टर जो एम्प्लीफिकेशन रेशियो को जो डिपेंड करता है वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे कर रहा है, बल्कि एक ही है, वो है आपकी फ्रीक्वेंसी रेशियो पे। फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रक्चर, यह आपने याद रखना है। जो ओमेगा सिंपल है वो फोर्स की फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा एन जो है वो आपकी स्ट्रक्चर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। सो जैसे जैसे ये इक्वल टू 1 होता जाएगा, ये रिस्पॉन्स टुवर्ड इन्फिनिटी जाता जाए। जैसे जैसे ये दोनों इक्वल होती जाएंगी आपस में, ठीक है जी, या फ्रीक्वेंसी रेशियो अप्रोचेस टू 1, तो ये टर्म क्या हो जाएगी 0, और ये क्या हो जाएगा, अप्रोच करेगा किसको, इन्फिनिटी को। सो आपकी स्ट्रक्चर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी जितनी डिफरेंट होगी अप्लाइड फोर्स के, उतनी ही आपका क्या होगा, एम्प्लीफिकेशन रेशियो क्या होगी, कम होगी। और जितनी सिमिलर होगी उतनी एम्प्लीफिकेशन रेशियो क्या होगी, ज़्यादा होगी। एम्प्लीफिकेशन रेशियो को आप इस तरह समझ कर लें कि अगर स्टैटिक फोर्स इतनी लगा रहा हूँ तो कितना डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, ठीक है जी। और यही फोर्स डायनामिक है, अगर मैं इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दूं स्टैटिक्स फोर्स, तो कितना आपका डिस्प्लेसमेंट आएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब आपकी फ्रीक्वेंसी रेशियो 1 है तो ये इनफाइनाइट को अप्रोच करती है। इससे थोड़ा सा आगे चले जाएं, जैसे जैसे आपकी जो है नेचुरल फ्रीक्वेंसी और इसका डिफरेंस बढ़ता जाता है, अगेन इसकी क्या हो जाती है, डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। लेकिन एक चीज़ आप देखें कि जब आपकी अप्लाइड फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है कम है या 0 है, तो मीन फोर्स क्या है, स्टैटिक है, तो ये 1 आ गया फैक्टर। बट अगर ये जो वैल्यू है आपके स्ट्रक्चर से, अगर फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपके स्ट्रक्चर की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो, बढ़ना शुरू हो जाए, या ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की फोर्स आपके स्ट्रक्चर पे लगेगी, तो जो डायनामिक एम्प्लीफिकेशन रेशियो है वो क्या है, लेस देन इवन 1 होना स्टार्ट हो जाती है। यानी कि आपके स्ट्रक्चर की अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी कम है, वेरी वेरी लेस है, तो इसका क्या मतलब है कि उसका डायनामिक फोर्स के अगेंस्ट रिस्पांस क्या है, वेरी वेरी लो है। सो फिर ये उसी ग्राफ को, सो व्हेन ओमेगा ओवर दिस रेशियो द डिनोमिनेटर ऑफ द स्ट्रक्चर इज 0 एंड thus becomes infinitely large. So condition
व्हेन ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा इन नोन एज रेजोनेंस। तो रेजोनेंस का तो खैर मैंने कल आपको टकोमा ब्रिज की वीडियो भी दिखाई थी। सो वो विंड लोड के अगेंस्ट क्या हुआ, रेजोनेंस होगी उसकी। फिर आ जाता है जी डैम्प्ड केस। डैम्प्ड केस में आपकी डैम्पिंग भी आ जाएगी। सो सॉल्यूशन, एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा आपका इन दिस फॉर्म, ठीक है जी। सो इस केस में भी आप देख सकते हैं जी कि ये आपके पास डेल्टा और डेल्टा स्टेटिस का आ गया। अब ये किस पे डिपेंड कर रहा है, साई पे भी डिपेंड कर रहा है और फ्रीक्वेंसी रेशियो पे भी, डैम्पिंग पे और फ्रीक्वेंसी रेशियो पे भी डिपेंड कर रहा है। दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। जो आपका एम्पलीट्यूड मॉडिफिकेशन फैक्टर है वो आपका एक फ्रीक्वेंसी रेशियो और दूसरा साई डैम्पिंग रेशियो, साई डैम्पिंग रेशियो और फ्रीक्वेंसी रेशियो, सी और सी और ये ओमेगा और ओमेगा एन, इस पे डिपेंड कर रहा है। सो मैं इसको ज़रा जूम आउट कर देता हूँ ग्राफ को, उसको ज़रा फोकस करते हैं हम। सबसे पहले आप इस ग्राफ को चेक करें। ये क्या है, एम मीन दिस फैक्टर, एक्स ओवर डेल्टा स्टैटिक इज एम, ठीक है जी। तो अब आप देखें कि इसमें यहाँ पे इसने क्या प्लॉट किया हुआ है, फ्रीक्वेंसी रेशियो, और वर्टिकल में एम्पलीट्यूड मॉडिफिकेशन फैक्टर प्लॉट किया हुआ। सो जब आप देखते हैं कि साई 0 है, मतलब अनडैम्प्ड है, तो रेस्पॉन्स क्या है, बहुत ज़्यादा, मॉडिफिकेशन फैक्टर ज़्यादा है बेनिस्बत 0.1, 10%, 0.1 मीन 10% साई, यानी कि 10% आपकी जो डैम्पिंग रेशियो पे आप देख सकते हैं रेस्पॉन्स थोड़ा कम हो गया, और एट रेजोनेंस ये तकरीबन 5 को टच कर रहा है। इसी तरह 20% डैम्पिंग पे आप देख सकते हैं कि जो रेजोनेंस पे आपका जो फैक्टर बन रहा है वो ऑलमोस्ट 2.5 बन रहा है। सो डैम्पिंग आपने डबल की, तो उसका क्या बेनिफिट हुआ आपको कि जो आपकी जो आपका एम्पलीट्यूड मॉडिफिकेशन फैक्टर है वो फर्दर डिक्रीज हो गया। इसी तरह 50% पे आप इसका बिहेवियर देख सकते हैं और 100% पे देख सकते हैं। अब आप चेक करें कि एम्पलीट्यूड जो मॉडिफिकेशन फैक्टर है, 10% डैम्पिंग और 20% डैम्पिंग में बड़ा ह्यूज फर्क है बनिस्बत 20% और 50% की। दूसरी चीज, जब फ्रीक्वेंसी रेशियो नियरली इक्वल टू 0 है, ठीक है जी, एम्पलीट्यूड मॉडिफिकेशन फैक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे साइज 0 है, चाहे 0.1 है, 0.2 है, 0.5 है या 1 है, ये ऑलमोस्ट क्या कर रही है, सेम है। सो डैम्पिंग का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे सारे ग्राफ एक ही जगह पे मीट कर रहे हैं। सो व्हेन फ्रीक्वेंसी रेशियो अप्रोचेस टू 0 और इन अ ग्रेटर वैल्यू, ठीक है जी, जब ये जो है वैल्यू मोर देन 1, जब ये फैक्टर लार्ज होता जाता है, तब भी आप देख सकते हैं जो एम्पलीट्यूड मॉडिफिकेशन फैक्टर है उस पर डैम्पिंग का कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। डैम्पिंग का जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट कहाँ पे आ रहा है, रेजोनेंस के केस में। डैम्पिंग का इफेक्ट जहाँ पे मैक्सिमम आ रहा है वहाँ पे कहाँ पे,
रेजोनेंस पे आ रहा है। तो जब आपके स्ट्रक्चर में आप डैम्पर्स इंस्टॉल करते हैं तो बेसिकली जो रेजोनेंस के गैस जो आपके जो स्ट्रॉन्ग मोशन है उसको आप क्या करते हो, कंट्रोल करते हो आप। इसी तरह बाकी 5 वाले ग्राफ को कोई इतनी ज़्यादा कोई आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपने इस ग्राफ को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेना है। यही ग्राफ है और ये इसके चंद एक पॉइंट्स वगैरह लिखे हुए हैं, ठीक है जी। इसके बाद आ जाता है रेस्पॉन्स टू नॉन पीरियाडिक फंक्शन। पहला क्या था जी, पीरियाडिक फंक्शन था, एफ इज इक्वल टू एफ नॉट कॉज ओमेगा टी, दिस इज पीरियाडिक फंक्शन, ठीक है जी। साइन और कॉज का ग्राफ क्या होता है, पीरियाडिक होता है। बट अब किस केस में क्या है, जनरल फोर्सिंग फंक्शन। इसको हम ज़रा डिस्कस करते हैं। A non-periodic exciting force usually has a magnitude that varies with time. It acts for a specific time period and then stops. ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए अप्लाई होगी और उसके बाद स्टॉप कर जाएगी। सेम इज द केस ऑफ अर्थक्वेक, ठीक है जी, और मैनी अदर लोडिंग, विंड लोडिंग है, ठीक है जी। द सिंपलेस्ट फॉर्म इज द इम्पल्सिव फोर्स, a force that has a large magnitude f and acts for a very short time। कि जो आपकी इम्पल्स फोर्स है उसका क्या होता है, हैज़ अ लार्ज मैग्नीट्यूड एंड एक्ट्स फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। लाइक बम ब्लास्ट हुआ, नियर बाय स्ट्रक्चर्स क्या हैं, वाइब्रेट हुए आपके, ठीक है, वाइब्रेशन स्टार्ट हुई, ठीक है, ग्लास शैटरिंग हुई या वट जो है वो बेसिकली ड्यू टू वाइब्रेशंस होता है वो। इसके बाद क्या हो जाता है, रेस्ट हो जाता है। इम्पल्सिव फोर्स जैसे ब्लास्ट लोडिंग है आपकी, ठीक है, डायनामिक के केस में इम्पल्सिव फोर्स क्या आ जाएगी आपकी, ब्लास्ट लोडिंग आ गई। तो क्या है, इनिशियली हाई मैग्नीट्यूड की फोर्स लगती है फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, 1 सेकंड के लिए लगती है, स्ट्रक्चर आपका थोड़ा सा थरथराएगा और उसके बाद रेस्ट पे आ जाएगा। वीक है तो गिर जाएगा, अल्लाह माफ़ करे, बहरहाल वो एक अलग टॉपिक आ जाता है। इस केस में क्या है कि जो मैग्नीट्यूड है वो वेरी लार्ज है बट एक्ट्स फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। मेथड्स ऑफ डिटर्मिनिंग द रिस्पॉन्स ऑफ जनरल फोर्सिंग फंक्शन आर representation of excitation function with the convolution integral, Laplace transformations, or approximating f of t with the suitable interpolation method, then using a numerical procedure, numerical integration of the equation of motion। numerical integration एक अलग मेथड है। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन शायद आपने पढ़ा होगा कि कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं कि जो जिनका आप डायरेक्टली आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, उनकी न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन करनी पड़ती है, ठीक है जी। ये भी उस केस में आ जाएगा। अब बात करते हैं कन्वोल्यूशन इंटीग्रल की, ठीक है जी। कंसीडर वन ऑफ द सिंपलेस्ट नॉन पीरियाडिक एक्साइटिंग फोर्स। अब नॉन पीरियाडिक की तरफ आ गए हम, ठीक है। इम्पल्सिव फोर्स विच हैज़ अ लार्ज मैग्नीट्यूड एफ विच एक्ट्स फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम डेल्टा टी। एन इम्पल्स कैन बी मेजर्ड बाय द रिजल्टिंग चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ आ गया। एफ इंटू डेल्टा टी इक्वल टू मोमेंटम, चेंज ऑफ
मोमेंटम. सो mx2 डॉट माइनस mx1 डॉट, mass into final velocity minus mass into initial velocity, represent the velocities of the lumped mass before and after the impulse. So the magnitude of the impulse f delta t is represented by f into delta t. t से t प्लस डेल्टा पे आप इंटीग्रेशन कर दें तो क्या आ जाएगा. एंड अ यूनिट इम्पल्स इज डिफाइंड एज डेल्टा t अप्रोचेज टू 0 t t f dt is equal to f dt is equal to 1. ठीक है जी. सो for f dt to have a finite value, f approaches infinity as delta t nears 0. सो इनिशियल कंडीशन पे क्या है, जैसे ही डेल्टा टी नियर 0 अप्रोच करता है आपका, ओके सॉरी, सो आई थिंक देयर आर सम क्वेश्चंस. ओके ओके. सो एक क्वेश्चन है तो उसको मैं आखिर पे डिस्कस करता हूँ. सो जो इन्होंने क्वेश्चन चले मैं पहले देख लेता हूँ कि इन रियल केस बिल्डिंग जस्ट गेट्स एन अर्थक्वेक जैक नॉट मोर देन वन ऑसिलेशन कंप्लीट्स. ओके, वाई इट इज़ ए स्टडीड फॉर नंबर ऑफ वाइब्रेशन. सो जो अर्थक्वेक जो हमारा जो मेजर कंसर्न है वो बेसिकली हैवी अर्थक्वेक्स हैं. ठीक है जी, लार्ज अर्थक्वेक्स हैं. जो सिंपल जोल्ट्स हैं तो वो तो नेग्लिजिबल होते हैं. ठीक है, उनको तो ना ज़्यादा स्टडी किया जाता है, ना उन पे कोई केस स्टडी बनाई जाती है इस तरह की. ठीक है जी, सिंपल जोल्ट्स हैं और ना उनका कोई इतना डैमेज होता है. ठीक है, इम्पल्सिव के केस में जो आपका ब्लास्ट लोडिंग है उसकी जो मैग्नीट्यूड होती है वो ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है. तो दैट्स वाई हम इस तरह के पार्ट को हम कंसीडर करते हैं. सो अगर आपका जोल्ट भी इम्पल्सिव है तो आप उसको एज एन इम्पल्सिव फोर्स स्टडी कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू. बट जो इम्पल्सिव जोल्ट होता है जो आपका लेस देन 1 सेकेंड का अर्थक्वेक है, दैट डजेंट मैटर इवन एट ऑल. सो आपको एक हल्का सा जोल्ट फील हुआ, बस रेस्ट में आ गई. सो उसका तो ना तो कोई डैमेजेस इफेक्ट कभी रिकॉर्ड हुए ना कुछ. सो मेरे ख्याल में उससे तो डस्ट भी नहीं उड़ती शायद. ठीक है जी. सो यहाँ पे है कि फॉर एफ डी टी टू हैव अ फाइनाइट वैल्यू एफ अप्रोचेस इन्फिनिटी एज डेल्टा टी नियर्स 0. सो बिकॉज जो आपका जब आप इस पोर्शन को एक फाइनाइट वैल्यू में रखते हैं जो आपकी अप्लाइड है फोर्स है, तो नियर क्या होता है, नियर जब डेल्टा टी आपका नियर इक्वल टू 0 है तो एफ अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यानी कि एट द वेरी टाइम जब से ही आपकी इम्पल्सिव फोर्स एक्सर्ट होती है, सो जो ये जो फोर्सिंग का फंक्शन है एफ,
दैट ऑलमोस्ट अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। और ये जो डिफरेंशियल ऑफ टाइम है ये वेरी वेरी अप्रोचेस टू वेरी वेरी स्मॉल होता है। ठीक है जी। सो जब दोनों का प्रोडक्ट होगा तो एक सर्टन एक फाइनाइट वैल्यू बनेगी। सो स्टेटमेंट की अगर आपको नहीं समझ आई तो आप इसको लीव भी कर सकते हैं कि एट द बिकॉज इसमें क्या होता है, इसको आप सिंपल इस तरह समझ लें कि इसमें टाइम वेरी शॉर्ट होता है तो आपका ये जो फैक्टर है ये वेरी लार्ज होता है, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को तो ये एक फाइनाइट वैल्यू एफ डी टी की बन जाती है। ठीक है जी। सो कन्वोल्यूशन इंटीग्रल में इम्पल्स रिस्पांस में आप देख सकते हैं जी कि कंसिडर अ विस्कसली डैम्प्ड सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम सब्जेक्टेड टू एन इम्पल्स एट टी इज इक्वल टू 0, कि टी इज इक्वल टू 0 पे यानी कि स्टार्टिंग टाइम है ये इम्पल्स लगा जी। फॉर एन अनडैम्प्ड सिस्टम द इक्वेशन ऑफ मोशन इज दिस, इसका सोल्यूशन दिस। सो व्हाट इज ओमेगा डी? दिस इज डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी। सो ओमेगा एन इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड ओमेगा डी इज डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी। सो if prior to the impulse load being applied the mass is at rest, then initial जो velocity है before impulse displacement क्या है 0, before impulse velocity क्या है 0। तो impulse momentum equation gives, जो आपका impulse है या जो आपका ये फंक्शन है f डेल्टा टी, दिस विल बी इक्वल टू m mass इंटू एट 0 पे जो वेलोसिटी है आपकी, जो मैक्सिमम वेलोसिटी है जो 0 पे है वो आपकी mass इंटू फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल कंडीशन जो है वो आपको क्या करेंगे, जो इनिशियल कंडीशन भी वही है कि आपका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट क्या है 0 है, और आप इसी को देख सकते हैं जी कि आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज 1/m। so that is 1/m। so यूनिट इम्पल्स के केस में। ठीक है जी। सो कन्वोल्यूशन इंटीग्रल जो है वो इम्पल्स रिस्पांस टू द सॉल्यूशन रिड्यूसेस टू x ऑफ t इक्वल टू g ऑफ t। ठीक है जी। e पावर psi t m 1/m क्या आ गया आपका। ठीक है जी। अगर आप इस m को माइनस कर दें तो बाकी आपका सारा का सारा क्या है, ये पार्ट है, ये जो सॉल्यूशन है। बट इस केस में क्या होगा, आपका इनिशियल जो है डिस्प्लेसमेंट दैट विल बी 0, एक्स नॉट क्या आ जाएगा आपका 0, और ये पार्ट भी आपका 0 हो जाएगा। सो आपके पास क्या रह जाएगा, e की पावर psi n t और साइन ओमेगा डी टी, और ये वाला जो पार्ट आपके पास रह जाएगा एक्स नॉट डॉट ओवर 1 माइनस आई स्केयर इंटू ओमेगा एन।
सो ये बेसिकली पार्ट क्या है आपका, ओमेगा डी टी का पार्ट है, एक्स नॉट ओवर ओमेगा डी टी। सो दिस इज ओमेगा डी एक्स नॉट, ये जो ऊपर है एक्स नॉट ओवर ओमेगा डी आ गया, ये एक्स नॉट, और नीचे वाला क्या पार्ट ओमेगा डी है, एक्स नॉट ओवर ओमेगा डी। सो ई पावर दिस माइनस आई ओमेगा एन टी और इनटू ये इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय ओमेगा डी। सो इनिशियल वेलोसिटी ऑल ये क्या है 1 ओवर m के इक्वल आ गई है यहाँ से, तो ये m भी नीचे आ जाएगा, तो साइन ऑफ ओमेगा डी टी ये आपके पास अल्टीमेटली फंक्शन बन जाएगा। सो इसका प्रूफ आप बड़ा इजीली कर सकते हैं। सो जब आप इस इम्पल्स फंक्शन को प्लॉट करेंगे तो आप देखेंगे कि 0 से स्टार्ट हुआ आपका काम, और इसके बाद जो बाकी वाइब्रेशन है वो फ्री डैम्प्ड वाइब्रेशन के केस में क्या करेगा, स्ट्रक्चर आपका थोड़ी देर वाइब्रेट करेगा, उसके बाद रेस्ट पे आ जाएगा। ठीक है जी। सो अब कन्वोल्यूशन इंटीग्रल के केस में क्या आ जाएगा आपका जी, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पल्स इज एफ अंडरस्कोर इंस्टेड ऑफ यूनिटी। ठीक है जी, ये एफ के नीचे हमने अंडरस्कोर डाल दिया या एफ के नीचे आपने एक लाइन डाल दी। ठीक है जी, या इसको आप एफ अंडरलाइन आप बोलें या जो भी बोल लेते हैं आप। ठीक है जी, एफ डैश का नाम दे देते तो शायद ज़्यादा बेहतर रहता। चलें, सो क्या हो जाएगा, पूरे का पूरा फंक्शन वही है जी ऑफ टी, सिर्फ क्या है वो इम्पल्स यूनिट इम्पल्स था कि जिसकी वैल्यू क्या थी 1 थी, इम्पल्स की जो मैग्नीट्यूड थी वो 1 थी। अब इसकी मैग्नीट्यूड क्या है, एफ अंडरस्कोर है। ठीक है जी, एफ अंडरस्कोर मल्टीप्लाई बाय फंक्शन, बाकी पूरा वही है। सो एक्स ऑफ टी क्या हो जाएगा, एफ इंटू जी ऑफ टी, सॉरी, इफ द इम्पल्स इज अप्लाइड टू अ स्टेशनरी सिस्टम एट एन आर्बिट्रेरी टाइम टी इज इक्वल टू टॉ, द रिस्पॉन्स इज एफ ऑफ जी इंटू टी माइनस टॉ। ठीक है जी। सो मतलब ये ग्राफ थोड़ा सा आगे चला गया आपका, बस बाकी इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है रिस्पॉन्स में। ठीक है जी, हम कहते हैं जी कि नहीं इम्पल्स 0 सेकंड पे नहीं लगा था, इम्पल्स 10 मिनट पे जाके लगा आपका। ठीक है, तो ग्राफ आपका t इज इक्वल टू 10 मिनट्स पे स्टार्ट हो जाएगा, तो जैसे 10 मिनट्स 1 सेकंड पे आएगा तो 10 मिनट्स टा गया आपका 10 मिनट्स है जो आपका स्टार्टिंग टाइम है, वो माइनस कर देंगे, तो ग्राफ प्रैक्टिकली आपका यहाँ से स्टार्ट होगा उसी तरह से। सो आर्बिट्रेरी एक्साइटिंग फोर्स, इंशाल्लाह इसको भी हम बल्कि डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा शायद टाइम ओवर हो गया, बट आई विल गिव यू रिकॉर्डिंग ऑफ दिस। सो इसको ज़रा हम कंप्लीट करते हैं ताकि नेक्स्ट हम मल्टी डिग्री फ्रीडम ऑफ सिस्टम की तरफ हम चलें। सो यहाँ पे कन्वोल्यूशन इंटीग्रल आ जाता है आर्बिट्रेरी एक्साइटिंग फोर्स का। इफ़ वी कंसीडर द आर्बिट्रेरी फोर्स टू कंप्राइज ऑफ अ सीरीज ऑफ इम्पल्स of varying magnitude such that at time tau the force F of tau acts on the system for a short period delta tau। So इस तरह के हमारे पास छोटे छोटे पार्ट्स में अगर हम इसको इम्पल्सिव फोर्स कंसीडर करें, so at any time t the elapsed time is t minus delta tau, t minus tau, the system response at t due to the impulse is f into g of t minus tau, so f into tau delta t g
टी माइनस टा। सो टी माइनस टा का फंक्शन में आपने क्या कर देना है, पुट कर देना है। सो इस पूरे सिस्टम की अगर हम इंटीग्रेशन कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेस्पॉन्स आ जाएगा। तो अल्टीमेटली सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू, ठीक है, जी एफ टी टा की आप वैल्यू पुट कर दे तो आपके पास ये आ जाएगा 1/m ओमेगा डी इंटू 0 to t, ये फंक्शन आ गया। आप इसको इंटीग्रेशन कर सकते हैं। सो कैन बी इंटीग्रेटेड एक्सप्लिसिटली और न्यूमेरिकली डिपेंडिंग ऑन एफ ऑफ टी। यानी कि इसका मतलब क्या है कि ये जो कर्व बन रही है एफ ऑफ टी की, अगर तो आप इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है जी, इन द फॉर्म ऑफ, सॉरी, जो इसकी जो इक्वेशन आएगी इक्वेशन की फॉर्म में तो आप लिख सकते हैं कर्व को, ठीक है जी। सपोज कोई अर्थक्वेक आया जो आपके पास, सो उसमें जो वैल्यू आपकी वेरी कर रही है, सो उसको आपने क्या करना है, उसके हिसाब से कर्व आपने बना दी, जो पीक वैल्यूज है आपकी। अब आपने इक्वेशन बना दी। अगर वो इक्वेशन आपकी एक्सप्लिसिटली, यानी कि जिस तरह आप नॉर्मल इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है जी, डी एफ टी के साथ आप इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है जी, जैसे साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, ई की पावर है तो इसमें डिवाइड कर देंगे, जो फंक्शन है उसका डिफरेंशियल आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है जी। तो इसी तरह अगर x कहीं पे t कहीं पे आ रहा है तो t की पावर बढ़ा के, तो पावर से बढ़ाने के बाद जो पावर है उसी फैक्टर से आप डिवाइड भी कर देते हैं, ठीक है जी। सो ये चीज़ आप करते हैं। सो ये एक्सप्लिसिट तरीका। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन आपने आई थिंक 3rd और 4th सेमेस्टर में पढ़ी होगी। सो एक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन मेथड से भी आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें तो देन आपके पास रिस्पांस आ जाएगा। और जब आपके पास रिस्पांस की इक्वेशन आ गई उसके बाद आप इसको प्लॉट कर सकते हैं। सो दैट्स इट। सो ये एक जनरल मेथड है। सो होप सो कि आपको इम्पल्स तक तो होपफुली वेल अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो जो आपकी जो आर्बिट्रेरी फोर्स है उसको आप इम्पल्सिव पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। बस ये चीज़ आपने याद रख लेनी है। इम्पल्सिव पार्ट्स में आप डिवाइड करते हैं और देन जो है आपके पास जो अल्टीमेट सॉल्यूशन बनता है उसको आपने इंटीग्रेट करना है। तो देन आप उसको जो रिस्पांस है वो उसको प्लॉट कर सकते हैं। सो अब तक हमारा समझ लें कि सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो कंप्लीट हो गया है। सो इसके बाद हम चलेंगे जनाब, दिस वाज लेक्चर 4। सो लेक्चर 5 में क्या है जी, मल्टी डिग्री फ्रीडम ऑफ सिस्टम। बिल्कुल जी। सो ये इंशाल्लाह हम ईद के बाद जो कमिंग ट्यूसडे है इंशाल्लाह उसको हम कंप्लीट करेंगे। बाकी जो आपका है थर्सडे को क्लास नहीं होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। क्वेश्चंस हैं तो आप ज़रूर मुझसे पूछें, चाहे ईद के दिन पूछें, ठीक है जी। यू आर मोस्ट वेलकम।